नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, कैरेट एंड स्टिक, यानी एक हाथ से डंडा लगाते रहो और एक हाथ से गाजर खिलाते रहो। प्यार भी करो और थोड़ी मार भी दो, ये वाली एक कहावत होती है। और भारत अमेरिका के बीच में जिस तरह की बातचीत हो रही है और उसके बीच जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि अमेरिका फिलहाल यही पॉलिसी अपनाना चाह रहा है। अब इसमें वो सफल होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है भारत में, जिसके जो लीडर हैं वो हैं अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच। और ये प्रतिनिधिमंडल आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ बातचीत करेगा। इसके पहले जो बातचीत हो रही थी, बातचीत कभी रुकी नहीं है, लेकिन जो बातचीत हो रही थी वो ऑनलाइन बातचीत हो रही थी, जिसको वर्चुअल बातचीत हम कहते हैं। और वो जो वर्चुअल बातचीत थी वो कहीं पहुंच नहीं रही थी, या फिर वो वर्चुअल बातचीत कहीं पहुंची है जिसको फाइनल करने के लिए, जिसको थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए ब्रेंडन लिंच भारत आए हुए हैं। लेकिन इधर ब्रेंडन लिंच बाहर आए हुए हैं, उधर पीटर नवारो का बयान सुनिए। पीटर नवारो कहता है कि आक्रमण के तुरंत बाद, यानी रशिया यूक्रेन वॉर के तुरंत बाद, इंडियन रिफाइनर्स जो हैं वो रशियन रिफाइनर्स के साथ मिल गए और डाकुओं की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये पागलपन की बात है, क्योंकि उन्होंने इल्लीगल बिजनेस में हमसे पैसा कमाया, फिर उस पैसे का इस्तेमाल रशियन तेल खरीदने के लिए किया, और फिर रशियन उसी से हथियार खरीदते हैं, और फिर हम टैक्स पेयर्स की सहायता से, यानी टैक्स पेयर से जो पैसा मिलता है उसको यूक्रेन की रक्षा में लगाते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल चौधरी बनना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। ये भी जरा बता दीजिए कि टैक्स पेयर्स के पैसे से इजराइल को जो आप लगातार हथियार भेज रहे हैं, इजराइल में जो लगातार पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कौन तेल खरीद रहा है? उसके लिए कौन डाकू है? ये तो आप नहीं बताएंगे। इजराइल में आप लगातार पैसे हमन करते जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर आपने इजराइल में खर्चा कर दिया है, और आपके यहां हालत यह है कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, लोग बेरोजगार हैं। एक एक आदमी 3-3, 4-4 नौकरियां कर रहा है तो भी घर अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर रहने वालों की संख्या, यानी होमलेस लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इजराइल को पैसा भेजना तो आप बंद नहीं कर रहे हैं। आपको यूक्रेन को पैसा भेजना है, आपको इजराइल को पैसा भेजना है। यह सब इसलिए करना है कि आपके यहां जो हथियार के व्यापारी हैं उनका धंधा कायदे से चलता रहे। और इन सब तमाशे के बीच आप हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, और इधर अपना ट्रेड प्रतिनिधिमंडल भी भेज रहे हैं कि भारत से बात कर ले। इसके पहले आप जानते हैं कि एक अच्छा सा ट्वीट कर दिया था ट्रंप ने, और हमारे मोदी जी ने तुरंत जाके उसको कोट रिट्वीट करके और भी सुंदर रिट्वीट कर दिया था। यह बात जो मेरे दर्शक हैं वो जानते हैं कि जब से टैरिफ लगा है तब से यह बात मैं लगातार कह रहा हूं कि यह टैरिफ 2 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है। महीने 2 महीने के अंदर कोई ना कोई समझौता हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक अमेरिकन अधिकारी ने कहा था कि भारत हमसे एक भुट्टा भी नहीं खरीदता, मक्का भी नहीं खरीदता, तो भारत थोड़े मक्के खरीदेगा, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भारत थोड़ा खरीदेगा, और जिस दिन भारत इसके लिए राजी हो जाएगा उस दिन यह समझौता हो जाएगा। असल मामला यह है कि भारत जिस तरह से अमेरिका को अपना पार्टनर समझता रहा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता रहा, और जिस तरह से अमेरिका के करीब जाने के लिए बाकी दुनिया से दुश्मनी मोल लेता रहा, उसको झटका लगा बहुत बड़ा जब यह टैरिफ लगा। तो यह टैरिफ बिजनेस के लिए तो है ही। आप देखिए कि जुलाई में जो हमारा निर्यात था वो 8.01 बिलियन घट गया और अब केवल 6.86 बिलियन डॉलर रह गया है। यानी 14-15 बिलियन डॉलर से घट के सीधे 6.86 बिलियन डॉलर हमारा व्यापार हो गया। तो बहुत जाहिर सी बात है कि ढेर सारे लोग बेरोजगार हुए, कई जगह इंडस्ट्रीज बंद हुई, ये सब तो है ही। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो यह भरोसा था कि ट्रंप मेरे साथ खड़े रहेंगे, पहले इंडो पाकिस्तान जो स्कर्मिश हुई, आप उसको वार कहना चाहें वार कह लें, या पहले उस समय टूटा, और उसके बाद तब टूटा जब दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया गया। और जब व्यापार समझौते की बात चल रही है, उसी बीच में ट्रंप का बयान आया था कि ट्रंप यूरोपीय नेशन से कह रहा है, यूरोप से कह रहा है कि वो भारत के ऊपर टैरिफ लगा दें, वो भी भारत के ऊपर 50%, 60%, 100% टैरिफ लगा दें। चाइना के बारे में कह रहा है कि अगर यूरोप तैयार हो जाए तो हम सब मिलकर उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दें। दरअसल ये टैरिफ की जो पूरी पॉलिटिक्स ट्रंप की है,
वो अमेरिका को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रही है। ट्रंप अभी तक पहले 4-6 जो महीने उसके बीते हैं उसमें अमेरिका का सबसे विफलतम राष्ट्रपति साबित हुआ है। जोकर तो वो है, ये तो मैं बार बार कहता हूं, ऐसा आदमी जो सुबह कुछ बयान देता हो, शाम को कुछ बयान देता हो, उसको जोकर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दोहा में हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया और उस हमले के बाद जब वो हमला फेल हो गया, हमास के लोग नहीं मारे गए जिनको मारने के लिए हमला किया गया था, तो एक से एक पत्रकार जो अपने आप को बहुत लिबरल दिखाते हैं, जो ये दिखाते हैं कि वो गोदी मीडिया नहीं है, चाहे वो बराक हो या बाकी सारे लोग, इन सब लोगों ने एक नैरेटिव चलाना शुरू किया कि अमेरिका को नहीं पता था। अभी कल एक पत्रकार ने जब पूछा तो ट्रंप ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। फिर उसने पूछा कि आपको पता कैसे चला, तो उसने कहा जैसे आपको पता चला। अरे भाई, दुनिया को तो तब पता चला जब दोहा पर हमला हो गया, जब वो मिसाइलें जमीन पर गिर गईं, तब जाके दुनिया को पता चला। कतर कह रहा है कि आपने 10 मिनट पहले बता दिया था, तो दुनिया की तरह तो आपको पता चला नहीं था। दूसरी बात, पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से आपका फैला हुआ है सब कुछ, यह संभव ही नहीं है कि वहां कोई मिसाइल चले और आपको पता ना चले। तो 2 दिन तक 3 दिन तक माहौल बनाया गया कि ट्रंप को तो पता ही नहीं था, ट्रंप को बहुत बुरा लगा, ट्रंप भी कह रहा है मुझे पता नहीं था। और अब इजराइल के ही सोर्सेज बता रहे हैं कि ट्रंप को सब पता था, एक रात पहले ही बातचीत हो चुकी थी। कुछ सोर्स कह रहे हैं एक रात पहले बात हो गई थी, कुछ सोर्स ये कह रहे हैं कि हमले के तुरंत पहले इजराइल ने फोन करके, नेतन्याहू ने फोन करके बात की थी और ट्रंप चाहता तो रोक सकता था। यानी ट्रंप के पूछे बिना, ट्रंप से बात किए बिना यह हमला नहीं हुआ था। और वो झूठ सारी दुनिया के सामने बोल रहा है कि उसको नहीं पता था। तो ट्रंप तो झूठा है, जोकर है, दिन रात अपनी बात बदलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल इसका है कि उस ट्रंप के ऊपर इतना भरोसा मोदी जी कर कैसे रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि नया नया ट्रंप ऐसे हो गया है, इसके पहले 5 साल राष्ट्रपति रह चुका है और उस समय ऐसी ही हरकतें करता था। इस बार थोड़ा पागलपन ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। टैरिफ को उसने समझा कि टैरिफ लगा देंगे तो सारी दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी। भारत के इस स्टैंड की तो मैं तारीफ करूंगा कि टैरिफ के बाद तुरंत कम से कम भारत झुका नहीं, भारत ने तुरंत समर्पण नहीं किया, लेकिन निगोशिएशन की जो टेबल है उसको खुली रखी कि हां बातचीत चलती रहेगी, हम तुरंत समर्पण करने नहीं जा रहे हैं। अब सारा कुछ इससे तय होगा कि ये जो निगोशिएशन टेबल है इस पर बात कहां तक पहुंचती है। इसके अलावा आप देखिए, सर्जियो गोर को उसने भारत का नया राजदूत बनाया, लेकिन साथ में सर्जियो गोर को उसने साउथ एशिया में भी अपना प्रतिनिधि बना दिया। यानी सर्जियो गोर पाकिस्तान को भी देखेगा, श्रीलंका को भी देखेगा, बांग्लादेश को भी देखेगा। यानी भारत को एक्सक्लूसिव राजदूत नहीं मिला। यह अपने आप में अपमानजनक है, काफी लोग इससे नाराज हैं। इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है हम नहीं जानते, लेकिन सर्जियो गोर जल्दी ही भारत आने वाले हैं, यह हम जानते हैं। तो लगातार कैरेट और स्टिक का जो यह मामला है कि कभी प्यार से एक ट्वीट कर देना, कभी प्यार से थोड़ी बात कर लेना, इंडिया को ग्रेट कह देना या मोदी को ग्रेट कह देना, और दूसरी तरफ लगातार भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतें करते चले जाना, इसका क्या मतलब है। और मोदी जी की जो विदेश नीति है उसने उनको सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। आप देखिए, आज ही नेतन्याहू का बयान है कि सारी दुनिया में हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। यूरोप तक उससे व्यापार खत्म करता जा रहा है। ईयू में बहस चल रही है कि इजराइल के साथ जो ट्रेड डील है उसको कैंसिल किया जाए, और भारत क्या कर रहा है, इजराइल का जो सबसे बदनाम मंत्री है स्मोट्रिच उसको बुला रहा है और उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उसके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये तस्वीर जब दुनिया भर में जाती है तो उन अरब मुल्कों में और यूरोप में हमारी क्या छवि बनती है, जहां हम हमेशा एक लिबरल देश की तरह रहे हैं, जहां हमेशा हमने शांति के लिए काम किया है। अरब देश जिनसे हमारा रिश्ता इतना अच्छा रहा है, वहां क्या मैसेज जाएगा, आप इजराइल के साथ रिश्ता बना रहे हैं, अलग से रिश्ता बना रहे हैं, स्मोट्रिच को बुलाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। यूरोप जो खड़ा हो रहा है, अभी कल ब्रिटेन ने क्या किया कि वहां पर एक एक्सपो होने वाला था डिफेंस का, उसमें इजराइल को बुलाने से इंकार कर दिया। उसकी एक ट्रेनिंग होती है जिसमें इजराइल की सेना को भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कैंसिल कर दिया। स्पेन तो सीधे सीधे कह रहा है कि बैन करो इजराइल को, अपने तटों से इजरायली जहाज या इजराइल को हथियार लेकर जो जहाज जा रहे हैं वो ले जाने से मना कर दिया। और आप अलग से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो आप दोस्त नहीं बना रहे हैं, बेसिकली आप दुश्मन बना रहे हैं। इजराइल ने क्या किया, हमारे ऊपर टैरिफ लग गया, इजराइल का कोई बयान आया? इतना बड़ा टैरिफ हमारे ऊपर लगा 50%, इजराइल का कोई बयान आया? इजराइल तो अमेरिका के खिलाफ जा ही नहीं सकता, वो तो अमेरिका की कॉलोनी है, एक जबरदस्ती बनाया हुआ देश है जो अमेरिका के पैसे पर पलता है। वो अमेरिका के खिलाफ कैसे जाएगा? तो उसने आपके पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। चाइना ने दिया,
और भी बहुत सारे देशों ने बयान दिया, उसने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन आप जबरदस्ती गले पड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती दोस्ती किए जा रहे हैं, और जो अपने ट्रेडिशनल दोस्त हैं उनको दुश्मन बनाते जा रहे हैं। तो खैर, इन सबके बीच एक दिन के लिए बस प्रतिनिधिमंडल आया है, तो ये उम्मीद मत कीजिए कि कोई निर्णय हो जाएगा। कोई बात होगी, छोटी मोटी बात होगी, एक बयान शाम तक आ जाएगा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, हम ट्रेड निगोशिएशन के लिए आगे बढ़े हैं। लेकिन इसके बाद चीज़ें हो सकता है बढ़ें और महीने 2 महीने में आपको इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ऐसी ट्रेड डील दिखाई दे जिसके बाद ये टैरिफ वापस ले लिया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स को खोल दिया गया तो ये समझिए कि पहले भले नहीं झुके, बाद में ये झुकने जैसा ही होगा। मोदी जी झुकेंगे या अड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।